Guys, audio video clear? Oh, okay, fine. अरे गाइज रेज योर हैंड जिसका डाउट है, सो दैट एटलीस्ट एक साथ मुझे दिखाई दे हैंड रेज. अदिति, वेदांत, धीरेन, हर्ष, शिका, जसलीन. एक सेकंड गाइज, एक सेकंड. प्रियंका, शिक्षा, सृष्टि, शिक्षा. फाइन. हु इज फर्स्ट? हेलो सर. हेलो वेदांत. वेदांत, बताओ. यस सर. सर मेरा 3 डाउट है. फर्स्ट डाउट, जो आपने लास्ट क्लास में एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज का लास्ट वाला जो फ्लो डायग्राम दिया था. हाँ ठीक है. हेलो सर. हाँ हाँ, तो उसमें आपने 2 पॉइंट लिखे थे, ऑर्थोजेनेटिक फैक्टर और हेटेरोजेनेटिक फैक्टर. उसके नीचे एक पॉइंट लिखा था एनपीएम. तो नॉन पॉजिटिव. नॉन पॉजिटिविस्ट यार. अरे कंफ्यूजन मतलब क्या है? मतलब नॉन पॉजिटिविस्ट. नॉन पॉजिटिविस्ट वर्ड नहीं सुना है क्या तुमने? मतलब ये ऑर्थोजेनेटिक फैक्टर और हेटेरोजेनेटिक फैक्टर है. ऑर्थोजेनेटिक इंटरनल फैक्टर्स, हेटेरोजेनेटिक एक्सटर्नल से जो चेंज आती है. अब नॉन पॉजिटिविस्ट कौन है? मैक्स वेबर, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट, जीएच मीड. ये माइंड के ऊपर फोकस करते हैं ना, इंटरनल वैल्यूज के अंदर. और हेटेरोजेनेटिक पॉजिटिविस्ट जो इंडिविजुअल के बाहर के फैक्टर्स को फोकस करते हैं, वैसे लिखा है मैंने. गॉट इट? और मेरा सेकंड डाउट ये सर, सिलेबस बेस्ड जो अप्रोच था एजेंट्स ऑफ सोशल साइंस में जो लिखना था, तो उसमें एक पॉइंट था डिजास्टर का. तो वो डिजास्टर मतलब यस, डिजास्टर आप लिख सकते हो. इनफैक्ट डिजास्टर किससे कनेक्ट किया जा सकता है? याद है टालकट पार्सन की सोशल चेंज थियरी, एडेप्टिव, AGIL. इससे हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे डिजास्टर चेंज लेके आते हैं. एग्जांपल दे देता हूं इसका साथ साथ में मैं. डिजास्टर लार्जली लीड्स टू चेंज इन अर्बन प्लानिंग. डिजास्टर लीड्स टू चेंज इन ऑक्यूपेशंस बिकॉज ऑफ माइग्रेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स. डिजास्टर्स के कारण डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट्स भी होता है. हेलो वेदांत, क्लियर है ना? डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो डिजास्टर के कारण. और उसके बेसिस पे, डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे कैसे आपका सोशल प्रोसेस चेंज हो जाता है, सोशलाइजेशन का. आपके कल्चर के अंदर कैसे बदलाव आने लगता है, किनशिप पैटर्न, फैमिली पैटर्न्स, मैरिज पैटर्न्स. राइट. नेक्स्ट. लास्ट डाउट, इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल का जो टॉपिक था, जिसमें जो 4 नंबर का जो ये था किनशिप वाला, उसके माइग्रेशन का आपने एग्जांपल दिया था. किनशिप हेल्प्स टू माइग्रेशन का क्या एग्जांपल था? जैसे मतलब कुछ बता सकते हो थोड़ा सा और? आपने जी, तो आपने स्लाइड पे लिखा था किनशिप के नीचे, हाँ रेफर्स टू सोशल एक्सप्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप. ठीक है, ये तो ठीक है. एग्जांपल क्या था? एग्जांपल आपने माइग्रेशन का दिया था, वो थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहे हैं यार. अब माइग्रेशन एग्जांपल तो मुझे याद नहीं आ रहा है. मतलब अब मैं कर सकता हूं, बट अगेन फिर वो नया होगा, जैसे बता दे रहा हूं. अगर मैं सिर्फ माइग्रेशन से करूं, कि नॉर्मली हम देखते हैं किनशिप के अंदर योर रेट ऑफ माइग्रेशन इज टू अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट डिपेंडेंट अपॉन योर साइज ऑफ फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, इन जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हम देखते हैं माइग्रेशंस को ज्यादा तवज्जो या वैल्यू नहीं दी जाती है. और वहीं पे जब न्यूक्लियर फैमिली पैटर्न्स आ जाते हैं, तो हम देखते हैं माइग्रेशन बिकम्स द सोशल फैक्ट ऑफ लाइफ. सो किनशिप्स विच आर लार्जली प्रेजेंट, we often see acts as an important social capital which can determine the rate of migrations and which hence can be a very important crucial factor for bringing social change in the society. आपके किनशिप के कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे आपकी माइग्रेशन रेट, आपकी माइग्रेशन जस्ट एग्जांपल है. आप किनशिप में और भी एग्जांपल लिख सकते हो. चेंज इन मैरिज रिलेशनशिप्स, किस तरीके की शादियां होने लगी किनशिप चेंज हुआ तो. बट यस, माइग्रेशन में ये चेंज कनेक्ट किया जा सकता है. उस टाइम का अगर आप एग्जांपल बताओ तो मैं कुछ कनेक्ट कर सकता हूँ. राइट नाउ आई डोंट रिकॉल दैट एग्जांपल एज सच. समझ में नहीं आ रहा था
माइग्रेशन को कैसे नहीं माइग्रेशन, मैं जस्ट माइग्रेशन, अरे यार किनशिप के बेसिस पे आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं कि अगर आपकी फैमिली सिस्टम ज्यादा बड़ी है तो पॉसिबल है ना कि कहीं ना कहीं आपकी माइग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज भी बेटर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी फैमिली से कोई फॉर एग्जांपल मान लो लंदन चला गया, तो अब आपके पास एटलीस्ट पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी सी है कि कहीं ना कहीं अगर आप लंदन घूमने भी जाओ तो आप जा सकते हो, सेटल होने जाओ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे कैन गिव यू सर्टेन सपोर्ट, दे कैन गिव यू सर्टेन रिकमेंडेशंस। ठीक है, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट गाइस, यस यू आर ऑडिबल, हु इज दिस? सर इशिका। इशिक बताओ। सर एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने राइट लिखा है कि डू यू थिंक टालकट पर्सन गिव एन एडिक्वेट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, जस्टिफाई योर आंसर। ओके ठीक है, हाँ इसमें करना क्या है, मतलब यू आर रीडिंग आउट द आंसर और कोई डाउट है? Yes, sir. Read. So, Talcott Parsons propounded new evolutionary theory of social change. It originated after the evolutionary theory, which was criticized by Franz Boas. Firstly, Talcott Parsons beautifully explained the meaning of social change, that in what situation a society experienced social change. According to Parsons, change refers to differentiation. It may be technologically and educationally also. Social change rise of certain new structures which integrate the society. It also consists of adaptive and upgrading of subsystems and value generation. He also highlighted that specific society have a specific pattern of change, but it looked from macro perspective. Certain common features are present which propel social change. And these common features was explained through evolutionary universal. It gave certain general direction from which evolution take place. तो सर जो उन्होंने जनरल डायरेक्शन दी थी, मैंने उसमें एक जस्ट लाइक ग्राफ बना दिया, वो 5 जो जनरल डायरेक्शन दी थी, एंड उसमें जो छोटा छोटा चेंज था कि विजन से पर्सपेक्टिव चेंज होगा, से चेंजेस वो सब होगा, वो एक लाइन में लिख दिया। विजन, कम्युनिकेशन, कल्चर, किनशिप, टेक्नोलॉजी, ये सारे लिख दिया आपने, ठीक है। हाँ 5 फैक्टर, और उससे छोटा छोटा जो चेंज होगा वो लिख दिया, जैसे कल्चर से ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज में चेंज होगा, टेक्नोलॉजी से बिहेवियर। And then Sir Parsons says through these factors society evolved in 3 different stages. अब वो small paragraph मतलब small diagram में मैंने वो 3 stages दिखा दिए। Okay, then conclusion, क्योंकि सर 10 marker question था, तो conclusion में Parsons theory talks about gradual change, progressive change, and explain every many aspects of change which take place in society. But this theory is not acceptable because it is unidirectional in nature and also armchair theory which is not based on empirical evidences. नहीं आर्म चेयर इधर मत लगाओ थोड़ा सा, हाँ मतलब आर्म चेयर इवोल्यूशनरी वालों को बोला गया, इसने बहुत सारे फैक्ट दिए चीज़ों के, वो आर्म चेयर वाला मत लिखना है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ मैं सिर्फ। थियरी तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, इसने ये पूछा कि एडुकेट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सोशल चेंज की थियरी एडुकेट कब मानी जा सकती है, जब इसमें ये सारी चीज़ें हों, चेंज का मीनिंग बताए, चेंज के फैक्टर बताए, और चेंज को होलिस्टिकली फैक्चुअल बेसिस पे जो वो बता रहे हैं किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है वो बताए, तीनों चीजें होनी चाहिए। पार्सन की एक ऐसी थियरी जो मीनिंग भी बता रही है, कॉजेस बता रही है, स्पेसिफिक तो एक्सेप्ट कर ही रहा है, जनरल कॉजेस बता रही है, और किस डायरेक्शन में हो रहा है वो भी बता रही है। Therefore, if looked from the social change theory, this theory is one such unique aspect which largely holistically explains the meaning, the causes, and the nature of social change with the society experiences. Hence, on the ground of its on the grounds of its completeness, it is often seen, it can be accepted that the Parsonian theory of social change is adequate enough. But however, अब लिख एक और चीज ऐड करना, educate enough to understand general direction of social change and also educate enough to provide space for specific features. समझ में आया कि एक जनरल डायरेक्शन पढ़ना है तो भी ये थियरी कारगर है, और अगर आप स्पेसिफिक में जाओ तो इसके अंदर वो भी एक स्पेस क्रिएट की गई है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू चेंज दैट। अब साथ ही साथ में आपका थिंकर्स का चैप्टर हो गया है क्या इशिका? No, sir. अच्छा ठीक है, Satisfaction, ठीक है, तब अभी तक यहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो सोशल चेंज के पार्सन के 2 डायमेंशन हैं, चेंज इन स्ट्रक्चर जो वो मूविंग इक्विलिब्रियम में डिस्कस करता है अपने सोशल सिस्टम थियरी में,
चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जो वो इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल में डिस्कस करता है। अब चाहे क्वेश्चन 10 मार्कर के लिए आए या 20 मार्कर के लिए आए, आपको लिखना दोनों पड़ेगा। बट आई डू अंडरस्टैंड, अभी आपको शायद ये पता है ये मूविंग इक्विलिब्रियम सोशल सिस्टम थियरी जब करोगे तो मेक श्योर ये इधर ऐड करना है, तो लिख के रख लो साइड में। यू वुड ऑल्सो बी एडिंग दिस मूविंग इक्विलिब्रियम थियरी व्हेन अ क्वेश्चन कम्स ऑन सोशल चेंज ऑन पर्सन। ठीक है, ओके सर, एक डाउट ये था कि अगर हम जो इसमें इंट्रो स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें आप जैसे फैक्टर बता रहे हैं कि कोई भी एडिक्वेट थ्योरी कैसे हो सकती है, तो वो उस फैक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं? दो तरीके हैं, या तो उस फैक्टर से स्टार्ट करो या फिर पहले थियरी बता दो और बताओ कि इस थियरी में दिखाई देता है कि ये चीजें कवर्ड है। दोनों तरीके सही हैं। समझ में आया? बट आई होप आपने आंसर में वो पांचों डायमेंशन का एक एक एग्जांपल अच्छे से दिया है, क्योंकि एडुकेसी पता नहीं चलेगी जब तक आप उसे एग्जांपल से नहीं एलॉबरेट करोगे। और सर जो लास्ट में क्रिटिसाइज किया है वो भी नहीं वो नहीं लिखो उधर। क्रिटिसिज्म इट्स ओके, बिकॉज कंक्लूजन जब हमारा ये है कि कहीं ना कहीं एडुकेट है तो क्रिटिसिज करना यहाँ पे अपने ही चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करना हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पार्सन का सिर्फ इस पार्ट का आता ना तो मैं नहीं लिखता। इनफैक्ट इसका कंक्लूजन जो है वो थोड़ा सा अलग होगा कि पार्सन्स थियरी ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर लुक्स मोर एडुकेट देन द थियरी ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर, टू बी वेरी फ्रैंक। बट क्योंकि मैंने अभी नहीं किया तो मैं कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंगली फ्रेम नहीं कर रहा हूं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, हु इज दिस? जसलीन, बताओ। Sir, I wanted to read a question. ओके जसलीन, 1 सेकंड। जो भी नेक्स्ट टाइम बोल रहा है अपना नाम ले लेना ताकि मैं कॉल आउट कर सकूं, नहीं तो 2-3 लोग एक साथ बोलते हो कंफ्यूजन है। जसलीन, क्या क्वेश्चन है? Sir, science has empirical means to logical ends. कितनी बार लिखा है यार, कितने लोगों ने आंसर लिखा है? जसलीन सर, मैंने जो डाउट सेशन अटेंड किया उसमें नहीं था। पता नहीं, मैंने थोड़े टाइम पहले ऐसा लगा ये क्वेश्चन डिस्कस किया आप लोगों के साथ, जहां पे मैंने लॉजिक, इलॉजिकल, परेटो डिस्कस किया है। हैव यू डन दैट? यस सर, मंडे वाले के लेक्चर में था। अरे यार कितना जसलीन, चलो ठीक है, मैं इसका पूरा होलिस्टिक डिस्कशन नहीं करूंगा। मंडे वाले डाउट सेशन में था क्या ये? यस सर। जसलीन, एक बार मैं आपसे ये डिस्कस तो कर ले रहा हूं, वो मंडे का डाउट सेशन देख लेना आप प्लीज, क्योंकि मैंने उस दिन काफी डिटेल में डिस्कस किया था इसे। बताओ, साइंस एज है क्या था क्वेश्चन? साइंस हैज एम्पिरिकल मींस टू लॉजिकल एंड्स। एम्पिरिकल मींस टू लॉजिकल एंड्स, ठीक है। एंड रिलीजन हैज नॉन एम्पिरिकल मींस टू लॉजिकल एंड्स। एंड रिलीजन हैज नॉन एम्पिरिकल मींस टू लॉजिकल एंड्स, ठीक है। यस सर। हाँ, रीड कर रहे हो आप? यस सर। बताओ। Science and religion both emerge to answer the unanswered and to quench the intellectual thirst of people. The only difference being science studies it empirically, which is not the case with religion. The earliest form of religion that is believed to have been animism by E.B. Taylor very beautifully highlights how religion, that is worship of spirits, emerged to answer the unanswered question of the people of that time. The natural phenomena like the difference between sleep and death, and biological phenomena like human reproduction and trees bearing fruits, and the questions of curiosity like what are the figures that we see in our dreams, all of these were answered by religion by attaching the explanation of spirit, which had no rigid empirical evidence. Perfect. Even in contemporary times, sociologists like Van der Kolk advocates that religion exists in order to provide explanation because all biological problems do not have biological solution. Perfect. And science played a very similar role. It explained the difference between day and night, sleep and death, and to how humans reproduce, but not by attaching metaphysical explanation, instead by empirical proofs of the existing reality. Religion provides solace to people, reduces their mental suffering by using means that do not have any empirical backing, whereas science also provides solution to people suffering from mental health issues by prescribed medication or therapies that are very well tested and empirically proved. Therefore, although both are doing the same functions, the only difference lies in their empirical backings, where religion explains the occurring of phenomena due to invisible hand, and the science demystifies the nature of that invisible hand. Oh, beautifully written, जसलीन, बहुत अच्छा लिखा है। क्या इस आंसर की खास बात क्या है? आपने एक एग्जाम्पल पकड़ा रिलीजन का, जैसे एनिमिज्म से स्टार्ट किया आपने,
और हर चीज को आपने रिलीजन को भी उसको पहले बताया कैसे लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन एम्पेरिकली नहीं है, और सेम चीज आपने एग्जांपल साइंस में यूज की, कोई दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल नहीं किया, तो एक कंटिन्यूटी रही पूरे आंसर के अंदर। रियली सुपर आंसर, बट कंक्लूजन में आपको डेफिनेटली कुछ ऐड करना चाहिए यहाँ पे कि मैंने उस दिन भी बोला और ये डाउट सेशन आप देख लेना इफ इट इज पॉसिबल, जहां पे ये एटलीस्ट होना चाहिए कि आज अगर हम देखें तो डेफिनेटली मीन्स के अंदर डिफरेंस है, दोनों काम कहीं ना कहीं एक जैसा ही कर रही है, बट हम ये भी देखते हैं कि कई बार रिलीजियन ने एम्पेरिकल मीन्स से लॉजिकल एंड्स तक पहुंचे हैं और साइंस कई बार नॉन एम्पेरिकल मीन्स तक लॉजिकल एंड्स तक पहुंच रही है। इलॉजिकल फिलहाल मैं नहीं डिस्कस करूंगा, दैट इज समथिंग विच इज आउट ऑफ बॉक्स हियर। रिलीजियन कैसे नॉन एम्पेरिकल मीन्स से पहुंच रही है लॉजिकल एंड्स तक, जहां पे आज रिलीजन कैसे एम्पेरिकल मीन्स से लॉजिकल एंड्स तक पहुंच रही है, कि आज जो रिलीजन की ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पेसिफिकली जो कल्ट्स है, जो चीजें हैं, वो किस तरीके से फैक्ट बेस्ड चीजों के अनुसार पीपल को अट्रैक्ट कर रही है, बाय टॉकिंग अबाउट कि कैसे कोई एक पर्टिकुलर एक मंत्र हो या फिर चीजें हो, किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है, एक मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअलिटी हो। दे आर टॉकिंग अबाउट लॉजिक्स हियर, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स, कि एक लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक मुद्राज होती है, जैसे कई लोग इस तरीके से करके रखते हैं, इनफैक्ट ये कई बार रखता हूं मैं इस तरीके से, कई लोग इस तरीके से खड़े होते हैं। आई मीन दे से देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मुद्रास, इस तरीके से इसे ध्यान मुद्रा बोलते हैं, इस तरीके से अंगूठे को टच करना। ऐसा बोला जाता है कि एक एनर्जी का सर्कल क्रिएट हो जाता है। इट्स वेरी मच लॉजिकली एक्सप्लेन्ड, ये ऐसे लिखना नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इन contemporary time the modern religion is using the logic empirical means to reach to the logical ends, and at the same time the science is also using non-empirical means to reach the logical ends. कैसे? Where science is not guided or propelled by curiosity, where science is more guided by the fundings, science is more guided by the beneficial aspects rather than guided by the empirical aspects. Are you getting? Yes, sir. तो ये भी एम्पेरिकल पे नहीं चल रही है, ये भी कोई एक ख्याली फुलाव पे भी चीजें चल रही है यहाँ पे। ये कंक्लूजन में लिखना आप कि हाउएवर वी डू सी दैट इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू टू से, ऑल्दो बोथ आर टॉकिंग अबाउट लॉजिक्स इन मॉडर्न टाइम्स compared to the traditional times when religion was differentiated from science on the basis of logic and irrationality. Today both are stressing on logical ends, but their means are different. But however, this differentiation of mean is fast becoming redundant, where religion is employing this and science is employing this. ये conclude करना इस तरीके से। Yes, sir. सर, इसमें ना मेरा डाउट ये था कि ये ऐसे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ डायमेंशंस कम है, कि जैसे एक ही चीज थी, लॉजिक और प्रूफ्स मिल रहे नहीं मिल रहे, ऐसे कुछ। आपने डायमेंशंस पूछा ही एक है ना, मैंने आपको बोला इलॉजिकल वाला डायमेंशन इधर खोलते ही पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। मैं लॉजिक पे चलूंगा, बस मैं एम्पेरिकल और नॉन एम्पेरिकल पे खेलूंगा जो आपने आंसर में लिखा है। लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा इनका भी डिफरेंस नहीं है, पहले एंड का डिफरेंस हुआ करता था, रिलीजियन इरैशनैलिटी, साइंस रैशनैलिटी। एंड का डिफरेंस खत्म हुआ तो लोग मीन्स का डिफरेंस बोलने लगे, एक लॉजिकल एक एम्पेरिकल, एक नॉन एम्पेरिकल। अब कंक्लूजन में हम एक डायमेंशन दे रहे हैं, ये इलॉजिकल और ये डायमेंशन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं बिकॉज इट इज नॉट फुली फिटेबल हियर, ये 500-400 वर्ड लिखना पड़ जाएगा आपको। ये डायमेंशन मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल है क्वेश्चन का। तो आई जस्ट कंक्लूड, आई विल नॉट इवन एक्सप्लेन दिस। ओके सर। एंड सर एक मेरा डाउट था कि मैंने क्वेश्चन लिखा था, उसमें कुछ ऐसे था, अर्लियर टाइम्स में जो मैरिज है वो रिप्रोडक्शन के फंक्शंस के लिए होती थी और प्रेजेंट टाइम में इमोशन के लिए। तो सर उधर कंक्लूजन में ना मैं मैक्स वेबर का आइडियल टाइप किसी तरह जो है यूज करना चाहती थी कि ऐसे ये तो आइडियल टाइप हमने बना लिया कि तभी जो है रिप्रोडक्शन के बेसिस पर ही थी और अभी जो इमोशन के बेसिस पर ही है। बड़ा इंटरेस्टिंग यूज लगा मुझे ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कंक्लूजन क्यों इंट्रोडक्शन में डालूं इसे कि marriage, the understanding of marriages varies from society to society, but yet there are certain common understanding of marriage upon which it is been understood. Majority of the sociologists and anthropologists have largely understood marriage on the basis of a contract or basis of a personal relationship between two people in order to largely govern their personal life. In the initial phase, marriage was equated with reproductions. In contemporary time, the stress of the marriage is much more on emotional. थोड़ा सा बड़ा हो गया वैसे ये,
However, we see that irrespective of their understanding, both the nature of understanding of marriages can be at the best classified as ideal type. I mean, अगर करना है तो शायद ideal type उधर ज्यादा यूज करो. एक proper reason बताता हूँ क्यों ideal type में intro पे stress कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, रिप्रोडक्शन से इमोशनल. ठीक है, इस क्वेश्चन का बेहतर कंक्लूजन आइडियल टाइप आप बोल रहे हो, फिनोमिनल, नो डाउट, लेकिन इस इवोल्यूशन का एंड नहीं बता पा रहा है ये कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या हो रहा है इधर, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो गया क्योंकि आप थोड़ा सा फिलोसफिकल में चले गए. मैं कंक्लूजन में चाहता हूं कि इसका आज प्रेजेंट पोजीशन बताऊंगा. प्रेजेंट पोजीशन क्या है, एंथनी गिडन्स क्या बोल के गए आपको? सर परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस, ये बोलते हैं एंथनी गिडन्स मैरिज के लिए. सॉरी सर. प्लास्टिक सेक्सुअलिटी याद है? यस सर. इससे कंक्लूड करो ताकि आज प्रेजेंट टाइम से कंक्लूड हो जाए. बिकॉज कॉन्टेम्पररी डायमेंशन बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट फ्लॉलेस कंक्लूजन इन योर आंसर्स. अब ये कर सकते हो, लेकिन ये इवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेज दिखाने के लिए बॉडी सूटेबल नहीं है, इंट्रो में बता नहीं सकते. तो ये पॉइंट या तो खाना पड़ेगा आपको, अवॉइड करना पड़ेगा, इससे कंक्लूड करो. रेदर देन फिट करो ना तीनों को, आइडियल टाइप को इंट्रो में फिट करो, इनकी एक्सप्लेनेशन बॉडी में फिट करो, इसको जाके आगे फिट करो ताकि 3 डायमेंशन आ जाए वहां पे. दैट इज व्हाट माय सजेशन इज. एंड सर एक और डाउट है, जैसे मेरी आपसे बात हुई कि स्ट्रक्चर्स पर के कुछ चीजों के स्ट्रक्चर्स हमें अगर मिल जाएं, तो वैसे मैं एक क्वेश्चन देख रही थी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें गवर्नेंस में भी था और मैंने सोशो में भी कहीं देखा था कि सिविल सोसाइटीज में क्या फंक्शन प्ले करेगी या प्रेशर ग्रुप. तो सर उसके क्या डायमेंशन बन सकते हैं इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट? नहीं, इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट अब डिपेंड कर रहा है. देखो ये चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी तुम्हें. अगर आप प्रेशर ग्रुप और सिविल सोसाइटी से कनेक्ट कर रहे हो तो इसके डायमेंशन बड़े अलग होंगे. लेकिन आप सोशियोलॉजी में एक सिलेबस है, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन. अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका देखूं तो कुछ अलग डायमेंशन होंगे. पेपर 2 का एक टॉपिक है ये. तो मतलब एक दोनों जगह मैं इसको एक सेम स्ट्रक्चर पे नहीं उतार पाऊंगा. अगर रोल सिविल सोसाइटी का पूछा गया तो भैया अकॉर्डिंगली रोल लिखा जाएगा कि क्या रोल प्ले करती है पॉलिसी मेकिंग से लेके पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इन अ सोशियोलॉजिकल मैनर. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, तब शायद एक नेचर अलग होगा मेरा आंसर का. आई मीन देयर कैन नॉट बी ए यूनिवर्सलाइजेशन डायमेंशन हियर. डिपेंड्स कि इन दोनों में कौन सा टॉपिक चाहिए तुम्हें. ओके सर. एंड सर एक था, और बाई चांस एक और डायमेंशन ऐड कर रहा हूं, अगर बाई चांस सेम ये टॉपिक पूछा जा रहा है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड ट्राइबल, तो शायद डायमेंशन फिर अलग हो जाए. ओके सर. कि मॉडर्न टाइम्स में ट्राइब्स किस तरीके से डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो उससे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है. तो अगेन देन आई वुड हैव टू फोकस ऑन ट्राइबल एंड इट्स रिलेशनशिप रादर देन सिविल सोसाइटी और जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके सर. ओके. एंड सर अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में, तो जैसे डेमोक्रेसी का था तब जो अकाउंटेबिलिटी और पीपल पार्टिसिपेशन, तो डेवलपमेंट नहीं मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया. क्वेश्चन डेवलपमेंटल प्रोसेस से है आपका? यस सर. अगर डेवलपमेंटल प्रोसेस में स्ट्रक्चर बनाने हो तो जैसे एक तो जो जनरल हुए सोशल इकोनॉमिकल. अच्छा ये गुड, ये पेपर 2 से कनेक्टेड आपका जीएस बोल रहे हो आप? सर इन जनरल ही है कि मुझे 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल गए. नहीं अरे जसलीन ये सोशियोलॉजी का तो पार्ट नहीं है आपका. नो सर. तो अच्छा जनरली आप बोल रहे हो, ठीक है बताओ. मतलब सर अगर ऐसे भी आ जाए एनजीओ का रोल क्या है डेवलपमेंटल प्रोसेस में, क्योंकि वो हमारा जो सिविल सोसाइटी प्रेशर ग्रुप वाला चैप्टर है, तो उधर भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं इसलिए. तो इन जनरल अगर डेवलपमेंटल प्रोसेस का हमने स्ट्रक्चर बनाना हो, एक तो जैसे आपने बताया क्वालिटेटिव डेवलपमेंट और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट. तो सर क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट में आगे कुछ फीचर्स और क्वालिटेटिव में आगे कुछ, जैसे क्वांटिटेटिव में मैं बता सकती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ऐसे मत बताओ. डेवलपमेंट प्रोसेस का अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो डेवलपमेंट प्रोसेस पे फोकस करना है. प्रोसेस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है. इसको मैंने गवर्नेंस वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि डेवलपमेंट प्रोसेस 47 के अंदर क्या रहा, 91 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, या 2014 में कैसे हुआ, और आज 2023 में कैसा है. इस पूरे प्रोसेस को लिखना पड़ेगा आपको. डेवलपमेंट कैसे हुआ वो लिखना है, ना कि डेवलपमेंट के एंगल लिखने हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव. प्रोसेस है वो
कि 47 के अंदर स्टेट डोमिनेटेड, एक एक लाइन में बता दे रहा हूं, 91 के अंदर हम ट्रूली मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर टच करते हैं प्राइवेटाइजेशन की इंपॉर्टेंस से, 2000 के अंदर आईटी इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेशन आने लगता है, 2014 के अंदर सबका साथ सबका विकास जैसा एस्पेक्ट आने लगा, जहां पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस हो गया, लास्ट 5 ईयर प्लान उसी पे फोकस कर रहा था। और अगर आप 2023 के पास में जाएं तो डेवलपमेंट प्रोसेस ज्यादा एंगेज्ड हो चुका है, इनफैक्ट स्टार्टेड विद द 2000 अप्रोच इटसेल्फ, बट इट हैज बिकम मच मोर एंगेज्ड गवर्नेंस वेयर द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये प्रोसेस पे फोकस करो आप। बट जसलीन अभी जीएस वाला नहीं, काफी बच्चों के सोशो वाले डाउट है, ठीक है, डन, थैंक यू। नेक्स्ट गाइस, अदिति बताओ। अरे सबका लेके जाऊंगा, डोंट वरी आज प्लीज। हाँ So my doubt is related to pluralism and multiculturalism. ठीक है, बताओ। सर तो pluralism में एक चीज बोली थी क्लास में कि it is an ideology which ensures integration among diversified society by ensuring understanding of diversity, not emphasizing on tolerance of diversity. परफेक्ट। सर तो बट टॉलरेंस तो दोनों में होती ही है ना। हाँ यस, Pluralism में भी टॉलरेंस इधर भी है, टॉलरेंस इधर भी है, बट जस्ट टॉलरेंस इज नॉट प्लूरलिज्म। सर तो प्लूरलिज्म किस पे स्ट्रेस करते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे और Yes. डाइवर्सिफाइड सोसाइटी। डाइवर्सिटी इधर भी है, डाइवर्सिटी इधर भी है, टॉलरेंस इधर भी है, टॉलरेंस इधर भी है, ठीक है। प्लूरलिज्म के अंदर स्ट्रेस होती है दैट यू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी विच इज प्रेजेंट, इसके अंदर यू ओनली टॉलरेट द डाइवर्सिटी विच इज प्रेजेंट। इज द पॉइंट क्लियर? सो प्लूरलिज्म इज व्हाट? Multicultural societies plus understanding is equal to pluralism. ओके सर, ओके ठीक है। सारी समोसा सिंड्रोम कैसे कनेक्ट होता है, मतलब? अरे सारी समोसा सिंड्रोम इज लाइक अ वर्ड विच वाज यूज्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि इट वाज जस्ट, आई थिंक रतन सिंह ने यूज किया था ये टर्म वेस्टर्न सोसाइटी के लिए, ठीक है। अब ये सारी समोसा सिंड्रोम इज नथिंग बट कि जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं कि किसी भी एक जनरल चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक एनालॉजी यूज कर लेते हैं। तो साड़ी समोसा सिंड्रोम क्या होता है कि आज इंडियन सोसाइटी पे अगर हम देखें तो जो साड़ी पहनने वाली महिलाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि ज्यादा कल्चरल है, ठीक है। और जो पिज्जा बर्गर खाते हैं ऐसा लगता है वो वेस्टर्नाइज हो गए हैं, कई लोग तो मैकडोनलाइजेशन लिख देते हैं उसके चक्कर में। अब साड़ी समोसा सिंड्रोम ये था कि हम कल्चरल एस्पेक्ट को ये मान लेते हैं कि दोज पीपल हु आर हैविंग समोसाज एंड दोज पीपल हु आर हैविंग साड़ीज आर लार्जली वैल्यूइंग देयर कल्चर। ये नहीं है मल्टीकल्चरलिज्म। Multiculturalism is, I mean, this is something, a syndrome which is present. Okay, this is a very narrow understanding that if you largely focus on this, you largely are having a multicultural society or maybe you are pluralistic in nature. That was the term which was used. It's not a concept. सर और एक क्लास था, हाँ. एक क्रिटिकल, मेरे को एक आंसर रीड करना था ऑन हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू एम शाह। हाँ. और इसमें लिखा था कि क्रिटिकली एनालाइज। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकली एनालाइज द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू एम शाह। परफेक्ट। क्रिटिकली एनालाइज हाउसहोल्ड डायमेंशंस ऑफ फैमिली, फाइन। बताओ। हाँ जी। The relationship between household and family is studied basis 3 viewpoints, where feminists believed in household as nothing but family. Some propagated the dimension of family within household, and the purview of A.M. Shah supporting household within family in his Radha Vanak village study. In his study, he found out that numerous families existed in a village, and these families had a practice of patrilineal kin, staying with the family. This, according to A.M. Shah, was looked upon as a problem because the family appeared though as joint family, but after applying his algorithms of the very joint family, these families couldn't fit in. The addition of patrilineal kin made that joint family either a joint household or an extended family and violated the tenets of joint family. Perfect. So based upon his technical understanding of joint family, A.M. Shah only focused his study on bloodline and overlooked the factors of emotional connect, families formed by caste, loyalty in villages. But
Indian joint families from traditional times had enough room and space for all other types of families and still maintained the mold of joint family. Also, in modern times, we often encounter the birth of household dimension within nuclear family, where both structural and emotional strengths are severed, and thus the study of A.M. Shah solely focusing on joint family can also be applied to other kinds of families. अच्छा, मतलब ये Thus, थोड़ा सा, A.M. Shah, एक सेकंड, ये कंक्लूजन नहीं था क्या आपका? नहीं सर, आगे 4-5 लाइन है बस. अच्छा, बताओ. Thus, A.M. Shah's study, though, was on narrow intellectual base, but since it was a field study of central Gujarat, A.M. Shah succeeded in explaining the nature and destiny of Hindu joint families, which have been shared by other professional sociologists and Indian educated public at large also. तो सर ये मेरे को conclusion incomplete लग रहा है इसका. कंक्लूजन मुझे ऊपर वाला लगा ज्यादा. ठीक है, अब आपको बताता हूं. देखो, इसको क्रिटिकली जब एनालाइज करना है तो पहला आपने पेट्रीलिनियल किल के बेसिस पे बताया कि ये नहीं है. अब हुआ ये कि जो ये राधा वानज विलेज में स्टडी किया इन्होंने पढ़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि इनके हिसाब से, इनके फैक्ट्स के हिसाब से मेजॉरिटी जॉइंट फैमिली सिस्टम में थी. ठीक है, और इधर जब बाहर वाला बंदा आता है, दैट इज दिस सन इन लॉ बोल लेता हूं मैं यहाँ पे, जब ये सन इन लॉ आके जॉइंट फैमिली के सिस्टम के साथ रहने लगा, इस कंडीशन के साथ कि सन इन लॉ जो है अपने ही फैमिली के रूल्स रिचुअल्स फॉलो कर रहा है, और इस चक्कर में इनको लगा कि जॉइंट फैमिली के सिस्टम तो वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि जो कॉमन एंसेस्टर, ये सारी चीजें, कॉमन वैल्यूज वो नहीं है, ये अपने हिसाब से चल रहा है, अपने पूर्वज या अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है. अब इन्होंने बोला कि भैया हाउस होल्ड डायमेंशन है, ये जॉइंट फैमिली नहीं है. अब इसी स्टडी को क्रिटिसाइज किया जाता है इस बेसिस पे कि इसी विलेज के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज थी, जॉइंट फैमिली को उन्होंने एक सोशल फैक्ट मान के हाउस होल्ड डायमेंशंस ऑफ फैमिली लिख दिया इस विलेज का. पहला माइक्रो क्रिटिक. इज द पॉइंट क्लियर? कि A.M. Shah himself largely had a restricted, the data upon which the understanding was based was only used of joint family systems. In the same village, there were a number of families, although may not be in a majority, but existed in nuclear forms, which were not taken into consideration in order to largely understand the household dimensions of family. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट आपने लिखा है कि किस तरीके से सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज के बेसिस पर जॉइंट फैमिली को एक एक्सटेंडेड फैमिली मान लिया जाए, दैट इज नॉट समथिंग विच इज राइट, और फॉर दैट मैटर हाउस होल्ड मान लिया जाए, बिकॉज द जॉइंटनेस इन द फैमिली एग्जिस्ट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर्स or the kins which are present. The jointness is a value system which has present in India, and hence as a result addition or deleting a member from a particular family does not mean that the joint system falls. जो हमने हमारी ही फैमिली के टाइम में देखा था कि कोई 2 बच्चे जॉइंट फैमिली से बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी अगर 3 जनरेशन है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी इंटैक्ट रहती है. और विलियम गुडे और टालकट पार्सन के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से बाहर आने के कारण जॉइंटनेस को इंटैक्ट भी किया जा सकता है. राइट, रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है. ये 2 क्रिटिक है यहां पे. आपने जो मैंने कंक्लूजन बोला था ना, वो वाला पॉइंट डिलीट कर देना अगर आपका कंक्लूजन उधर लिखना है तो. क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन डायरेक्टली A.M. शाह पे है, जो आपने रीड किया आपका क्वेश्चन. A.M. शाह लिखा हुआ है क्या वहां पे? जी सर. हाँ, तो हम A.M. शाह के बाहर की न्यूक्लियर फैमिली आज का विश्लेषण इधर कोई क्रिटिक के फॉर्म में नहीं देंगे. इधर मतलब कि उसका थोड़ा क्रिटिक जस्टिफाई कर रहा है वो. अब अगर आपको देना है तो कंक्लूजन में ये पॉइंट ऐड करो, ऑल दो द शाह स्टडीज 50-60s के आसपास की स्टडीज होगी, द शाह स्टडी में नॉट रिफ्लेक्ट द हाउसहोल्ड डायमेंशंस प्रेजेंट विद इन जॉइंट फैमिली थ्रू आउट द कंट्री एंड नेदर विद इन राधा वानज विलेज ऑफ गुजरात. बट हाउएवर दिस स्टडी लार्जली ओपनड अप ग्राउंड्स फॉर फ्यूचर सोशियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड जॉइंट फैमिली फ्रॉम अ मोर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव rather than just understanding joint family from the number of descent systems present there. समझ में आया कि इसने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया कि भाई इधर भी हाउस होल्ड हो सकते हैं, अलग मत देखो, घर के अंदर भी जाके देखो हाउस होल्ड प्रेजेंट हो सकते हैं. ये कंक्लूड करो उधर. डोंट राइट एनी अदर क्रिटिक जो इनसे बाहर आ रहा है, बिकॉज वो A.M. शाह का नहीं है. हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली का हो सकता है, बट दैट इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग. क्लियर? ओके सृष्टि. सृष्टि था ना आपका नाम? अच्छा. हाँ, हेलो शिक्षा. दिस इज शिक्षा. बताओ. जी सर. सर मैंने 2-3 क्वेश्चन के स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो एक बार चेक कराने हैं. हाँ, स्ट्रक्चर ना. सर एक क्वेश्चन था, आर ऑल वर्ल्ड रिलीजन्स आर पैट्रियार्कल.
substantiate your answer with examples. सर इसमें ना अभी लास्ट डाउट सेशन में यही डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं है। आर ऑल वर्ल्ड रिलीजन पेट्रियार्कल, आपको एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करना। बताओ क्या स्ट्रक्चर है। सर इसमें मैंने स्टार्टिंग में मतलब पैट्रियार्की के बारे में बताया कि पैट्रियार्की रिमेन ठीक है, इंट्रोडक्शन में पेट्रियार्की आ गया, आगे in traditional societies and it always supported by religious inscription and structures. परफेक्ट। फिर मतलब इसी तरह से इसका इंट्रोडक्शन लिखा। उसके बाद बॉडी में सर 2-3 जैसे भगवद गीता में जो वर्सेस यूज हुए हैं चैप्टर 9 में, उसमें लिखा हुआ है इवन शूद्र एंड विमेन कैन अटेन गॉड। तो इस तरह से एक पैट्रियार्कल माइंडसेट शो कर रहा है। गुड, और एग्जैक्ट लाइन पढ़ता है तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा एग्जाम्पल। और एक हिंदुइज्म का एग्जाम्पल हो गया, और कौन सा? बाइबल का लिखा, ठीक है। बाइबल का है तो उसमें मतलब ये मैंने पॉजिटिव पॉइंट लिखे हैं इसके कि उसमें भी लिखा है कि वाइफ सबमिट टू योर ओन हस्बैंड एज अ लॉर्ड। ठीक है, परफेक्ट। इसका तो उसमें हमने पॉजिटिव पॉइंट इंक्लूड किए कि जैसे सोशल मूवमेंट के थ्रू अब रिलीजियस उसमें भी विमेन को मतलब विमेन प्रीचर हो रही हैं और संत भी मतलब जो औरतें हैं वो भी हो रही हैं। नहीं, आपने 2 रिलीजन का एग्जाम्पल दिया ना इधर। जी जी अगर पॉसिबल हो ना शिक्षा, थोड़ा सा 1-2 रिलीजन और ऐड कर लो ताकि थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस रहे। 2 चलेगा, बट अगेन थोड़ा ऐड करोगे तो ज्यादा बेटर डायमेंशन है। ठीक है, उसके बाद आपने बताया कि आज कैसे वुमेन्स आ रही है रिलीजन के अंदर। जी सर, ठीक है। रिलीजन अब सपोर्ट भी कर रहा है मतलब रिलीजियस संत जो वुमेन भी हो रही हैं और बाइबल में भी जो चर्च के जो पॉप वगैरह वो भी मतलब विमेन उनमें भी उन लोग को स्पेस मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में जो जो सोशियोलॉजिस्ट थी ना वो उनका नाम एग्जैक्टली सर याद नहीं आ रहा, डी करके कुछ थे, जिन्होंने ये बताया था कि रिलीजियस खुद पैट्रियार्कल नहीं है, उसको मेल डोमिनेट करते हैं इसलिए वो पैट्रियार्क। अल-सदावी। जी जी ठीक है, साधुवी सदावी या जैसे भी बोलो, ठीक है। हाँ, अरे स्ट्रक्चर तो अच्छा है, मेरे को तो ठीक लगा स्ट्रक्चर के कहीं ना कहीं, बस मेरे को थोड़ा सा ऐड ऑन कंटेंट हो जाए तो ज्यादा बेटर है। और सेकंड पैराग्राफ आपने बताया कि आज के टाइम में शायद रिलीजन उतनी पेट्रियार्कल नहीं है, वुमेन्स प्रेजेंट है रिलीजन के अंदर और वुमेन भी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग पोजीशंस पे है रिलीजन के अंदर। और फिर आप बता सकते हो, और कंक्लूजन बेहतरीन था इनफैक्ट, कि रिलीजन themselves are not patriarchal, rather than it is the men who dominates in the religion, they largely showcase the patriarchal values. Perfect, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन ये स्टेट द रीजंस फॉर द वेरियस रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज। अच्छा, रीजंस फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस फाइन। इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज। तो सर इसके लिए पहले इंट्रोडक्शन में मैंने कैरेक्टर ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटीज लिखे हैं। यहाँ पे मतलब लैक ऑफ रिफ्लेक्सिविटी एंड पीपल वर मोर रिलीजियस, ठीक मतलब है। ये सब चीजें। उसके बाद बॉडी में सर इंक्लूड किया है कि चर्च का डोमिनेशन ज्यादा था और इंटेलेक्चुअल का जब राइज वेट अ सेकंड, प्रिमिटिव सोसाइटी में चर्च कहां से आ गया? सर प्री मॉडर्न सोसाइटीज। अच्छा, प्री मॉडर्न सोसाइटी, फाइन, सो सॉरी, फाइन, तब ठीक है, फाइन। तो उसमें बॉडी में चर्च का डोमिनेशन था, हर चीज चर्च ही मतलब रेगुलेट करता था, जो भी नेचुरल फिनोमेना बर्थ से रिलेटेड बायोलॉजिकल हर चीज चर्च, ना कि साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। समझ गया, रिलीजन डोमिनेट कर रही थी, एक लाइन में समझ गया, आगे। जी, और राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स सर, उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल का भी वो नहीं हुआ था, और लैक ऑफ रेशनैलिटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड लॉजिक्स, और ग्लोबलाइजेशन भी नहीं हुआ था क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से लोगों में इंटरेक्शन होता था, वो अपने रिलीजन को क्वेश्चन कर सकते थे उस टाइम, मतलब ये नहीं था। रिलीजियस स्क्रिप्चर एंड बुक्स पे लोगों को बहुत ज्यादा बिलीव था क्योंकि उनके लिए कोई काउंटर आइडियोलॉजी नहीं आई थी। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखा है कि मतलब जो सोशल चेंज आया है, जो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन या ये जो सोशल चेंज आए हैं, उनकी वजह से एक एनोमी सिचुएशन डेवलप हुई
जिस वजह से थोड़ा सा उनका बिलीफ भी वो हुआ, और साइंटिफिक डेवलपमेंट की हेल्प से जो जो मॉडर्न सोसाइटी में डोमिनेट कर रहे थे वो आज सोसाइटी में काफी हद तक कम हो गया है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे। अगर प्री मॉडर्न सोसाइटी देखें हम, प्री मॉडर्न क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस द रीजंस फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स इन प्री मॉडर्न सोसाइटी, के प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर रिलीजन प्रैक्टिसेस और बिलीव्स क्यों हुआ करते थे। एक पार्ट बहुत बेहतरीन से एलॉबरेट किया आपने कि इधर रैशनैलिटी नहीं थी, मैं एक ही पॉइंट ले रहा हूं यहां पे, और इसके कारण कहीं ना कहीं रिलीजन डोमिनेट कर रही थी, बिकॉज व्हेन द माइंड वाज नॉट रैशनल एनीथिंग थ्रोन अपॉन द माइंड वाज बिकमिंग एक्सेप्टेबल। ये वाला पॉइंट सटीक है। लेकिन दूसरी तरफ रिलीजन यहां पे बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही थी, जैसे इधर एग्जांपल्स नहीं लिखे आपने, एनिमिज्म। सर मैंने एक तरह से ऐसा दिया कि नेचुरल फिनोमेना सबको एक्सप्लेनेशन चर्च दे रही थी, वर्ड से नो 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 नो, समझो एक बार। फंक्शनल क्या था? एनिमिज्म एक भी रिलीजन का एग्जांपल नहीं है आपके आंसर के अंदर। एनिमिज्म क्यों आया? क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल आंसर्स प्रोवाइड कर रहा था। नेचरिज्म क्यों आया? क्योंकि ये नेचर के ऊपर डिपेंडेंसी थी। चर्च क्यों आया? कि चर्च कहीं ना कहीं एक सोशल कम्युनिटी, एक कलेक्टिवनेस इंश्योर कर रहा था। एनिमेटिज्म क्यों आया? जहां पे कहीं ना कहीं लोगों का रैशनैलिटी नहीं होने के कारण थिंग्स के अंदर सुपर पावर अज्यूम कर लिया जाता था। टोटमिज्म क्यों आया? क्योंकि फिर अगेन दो लोगों ने बताया, अरुंटा ट्राइब्स के अंदर मालिनोवस्की और इमाइल डरखाइम ने, कि ये किस तरीके से एक पीस सोलैक प्रोवाइड किया करती थी। एग्जाम्पल कौन देगा? सो दैट टू बी वेरी प्रिसाइज हियर, कि religion existed in pre-modern society not just because the rationality was not present, but although the lack of rationality became one important fertile ground for the rise of multiple religion, but beside this, in pre-modern society, the religious practices and beliefs played an important functional role, which can be seen through following. For example, animism, naturism, animatism, totemism, और आगे जाके चाहो तो चर्च लिखना है तो चर्च लिखो, that's your choice. ये बताने से दो एस्पेक्ट कंप्लीट हो गए, बिकॉज एनीथिंग इज एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी नॉट जस्ट बिकॉज समथिंग इज लैकिंग, इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग सर्टन रोल्स जो आपके आंसर में कहीं विजिबल नहीं है। ये दोनों पॉइंट इंक्लूड कर लेना आप आंसर में। इज दिस क्लियर? हेलो हेलो हेलो, नेक्स्ट गाइस। हाँ हेलो, बताओ क्लियर है ये पॉइंट? कंक्लूजन, आपका कंक्लूजन मुझे नहीं इधर सेट होते हुए लग रहा है, बिकॉज आप बता रहे हो कि आज मॉडर्न टाइम में, क्योंकि आपका कंक्लूजन नहीं है, रिपीटेशन है। रैशनैलिटी आ रही है तो ये चीजें बदल रही है। अब मैं कंक्लूजन दे रहा हूं, जस्ट देखना एक बार कि मॉडर्न, इसका कंक्लूजन आप लिखो, नॉट ओनली दिस, ये फैक्टर बताए इस तरीके से रिलीजन थी इन मॉडर्न सोसाइटी बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ रैशनैलिटी वी ऑफन सी दैट न्यू फॉर्म्स ऑफ रिलीजियंस आर कमिंग अप in order to perform those functions which are not performed by the organizations such as state and family. And hence it can be advocated that the cause behind religion is majorly because it fulfills certain functions in the society. Those functions can be universal or those functions can be narrowly impacting only certain aspects of community. आज ये मत बोलो रैशनैलिटी आ रही है, ये चीजें हो रही है, रिलीजन कम हो रही है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा आपसे। आज भी रिलीजन के फैक्टर्स वही है कि कुछ चीजें ऐसी काम कर रही है रिलीजन की जिसके कारण फ्रीक्वेंटली सेक्ट, कल्ट या फिर किसी और फॉर्म्स के न्यू एज रिलीजन, हीलियास का कॉन्सेप्ट लागू होता है, ये राइज कर रहा है यहाँ पे। इज दिस क्लियर? आपको रिलीजन के ही फैक्टर्स बताने हैं, सेक्युलर रैशनैलिटी कम हुई, ज्यादा हुई नहीं लिखना है हमें इस आंसर में, नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर शिक्षा, डन? चलो नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ, हु इज दिस? काजल। काजल बताओ। सर मेरा छोटा सा डाउट है, प्यूरलिज्म का जो फॉर्म है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉलरेंस, डाइवर्सिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, रिलीजन इज Secular. लास्ट पॉइंट था ना, रिलीजन इज ट्रूथ इज रिलेटिव, मुझे वो पॉइंट रिलीजन इज, ट्रूथ इज रिलेटिव। रिलीजन ट्रूथ इज रिलेटिव, ओके। यस सर।
रिलीजन ट्रुथ इज रिलेटिव एक प्लूरलिज्म का स्ट्रॉन्ग फीचर होता है। ऐसा माना जाता है जिन सोसाइटी के अंदर रिलीजन को एक एब्सोल्यूट लेवल पे सच नहीं मान लिया जाता है, वो सोसाइटीज प्लूरल होती है। कुछ सोसाइटी जहां पे रिलीजन के अंदर जो लिखा है वो सत्य ही होता है, वो या तो रिलीजियस होती है या फिर ओवरऑल आगे जाके फंडामेंटलिस्ट हो सकती है। अब प्लूरलिज्म में ये माना जाता है रिलीजन ट्रुथ इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब कि रिलीजन जो एक्सप्लेनेशन दे रही है वो एक्सप्लेनेशन एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। रिलेटिव यहां पे क्या इंडिकेट करेगा? दोस ट्रुथ आर ओनली ट्रुथ टू द पीपल हु फॉलो दैट रिलीजन, बाकियों के लिए नहीं। इज द पॉइंट अंडरस्टूड? रिलेटिव हियर इज नॉट truth to all the entire humanity, it is only true to those people who are largely following them। वो कभी भी दूसरे पे ये नहीं थोपते हैं कि ठीक है आप नहीं मानते हो, हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है। ये है रिलीजन ट्रूथ इज ऑलवेज रिलेटिव, कभी एब्सोल्यूट लेवल पे नहीं है कि यही होगा वो सबके लिए। क्लियर? और फिर हाँ। एक और था मोनिज्म का जो पॉइंट है ना सर, जैसे कि क्रिएशन और क्रिएटर का रिलेशन बताते हैं। तो एक पॉइंट था जो नोट्स में, इस्लाम इज purely a dualistic religion. They do not believe that creation and creator one and the same. But Sufism is one such strand of Islam which believes that creation and creator are one and the same. ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक लगा। हाँ। फिर उसके बाद ना यहाँ उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखा कि the creator can become the part of creation by singing, dancing. तो creator can नहीं become नहीं, या क्रिएटर creation नहीं, can वो उल्टा लिख दिया गया होगा, क्रिएशन कैन बिकम द पार्ट ऑफ क्रिएटर। अच्छा ये मिस्टेक हो गई है उधर। Okay, sir. नहीं नहीं, वो उल्टा। क्योंकि ना आपने भी ना लेक्चर में वही बोला था, तो मैंने लेक्चर भी देखा कि मतलब अच्छा मेरे लेक्चर में भी क्रिएटर बोल दिया क्या मैंने? यस सर। नहीं 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 नहीं, वो हो सकता है जल्दीबाजी में निकल गया। क्रिएशन कैन बिकम द पार्ट ऑफ क्रिएटर, ठीक है। ओके सर, मैं वही था। नहीं नहीं नहीं, ये करेक्ट कर लेना, और ये बाकी सबको बताना चाहिए था, ठीक है। नहीं नहीं, इट्स द क्रिएशन हु बिकम्स द पार्ट। वो लॉजिकल भी है, समझ में भी आ गया होगा कि इट वाज जस्ट अ ह्यूमन एरर देयर। हाँ ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट गाइस। हेलो हेलो। सर, सृष्टि। हाँ सृष्टि बताओ। सर एकदम वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब सिर्फ ये कि जीएस और सोशियो के आंसर सिमिलर से लग रहे हैं। जीएस में कौन सा क्वेश्चन आता है आपका वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से? नहीं, जैसे ये पिछले कुछ साल के क्वेश्चंस हैं कि माइग्रेंट्स पे क्या चैलेंजेस फेस करे लॉकडाउन पीरियड में, राइट या इनफॉर्मल, फॉर्मल और लेबर पे लेबर कोड्स का इम्पैक्ट। राइट। मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ पा रहा है कि लग नहीं रहा सोशियोलॉजी के आंसर लिखने। देखो एज फार एज माइग्रेंट वाला तो आपको लिखना ही चाहिए, उसके अंदर तो कोई इफ एंड बट है नहीं। लेकिन इनफॉर्मल वाला मैं अभी एक्सपेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज इनफॉर्मल लेबर हमने कवर नहीं किया है। आपका पेपर 2 हो गया है क्या? नहीं सर। हाँ, तो इनफॉर्मल लेबर जो है वो पेपर 2 का टेक्निकली आपके सिलेबस का पार्ट है। इनफॉर्मल लेबर अभी तक किया ही नहीं है। हार्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, किस तरीके से घाना की स्टडी ने उन्होंने स्टडी किया, AR देसाई है यहाँ पे। इनफॉर्मल लेबर अब उसने पेपर 1 में दे दिया वो टॉपिक, मे बी बाय कनेक्टिंग विद द लेबर कोड्स व्हिच वाज देयर इन द न्यूज। तो ये क्वेश्चन मैं फिलहाल मान सकता हूं कि शायद इसकी सोशियोलॉजी आपको नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट कवर्ड इनफॉर्मल लेबर। बट ये माइग्रेंट की इंपैक्ट अगर आप देखें कोविड के कारण क्या हुई, इसको आप सोशियोलॉजी कनेक्ट करके लिख सकते हो ना। व्हाई यू आर ओनली लुकिंग इन आंसर्स फॉर वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ? वो 3 सब टॉपिक से निकलेंगे। आई मीन इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? बी वेरी फ्रैंक और जल्दी बताओ कि माइग्रेंट के ऊपर इंपैक्ट की चेंज में क्या प्रॉब्लम आ रही है। व्हाई यू आर नॉट एबल टू राइट दैट? कह रहे थे कि मेन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस्ड। हाँ। तो मतलब चैलेंजेस में यही होगा कि पहले तो लाइवलीहुड का सोर्स चला गया। अच्छा। बिकॉज़ उन्हें वेकेट करना पड़ा। हम्म। फिर मतलब जो मोबिलिटी अगर थोड़ी बहुत उन्होंने कहीं विटनेस भी करी होगी तो वो खत्म हो गई वापस जाने पे। ठीक है। उन्होंने शायद कुछ ऐसे आइडियाज या कल्चर अडॉप्ट कर लिया हो जो वापस जाके उनकी रीइंटीग्रेशन रोक रहा है परफेक्ट, अपने वहाँ वेरी पे गुड, पे। ठीक है। बस मतलब 2-3 पॉइंट्स आए और फिर अच्छा इसे और नहीं लिखा जा रहा। फिर वो नॉर्मल चीजें ही जो ठीक है। अर्बनाइजेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आया क्या?
अर्बनाइज, हाँ मतलब यहाँ पे सारी एक्टिविटीज रुक गई, हमें ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। डिपेंडेंट है। ठीक है, नो इश्यूज। क्या वोटिंग पैटर्न में बदलाव नहीं आएगा क्या? हाँ, बिकॉज Okay. यूजुअली माइग्रेंट वर्कर्स नहीं ठीक है, वो पहुंचते फाइन नहीं। फाइन। गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं अब जस्ट मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू दैट थॉट कि थोड़ा कनेक्ट किया जा सकता था उधर, कि जब ये माइग्रेंट यहाँ पे थे तो वहाँ पे शायद फूड सरप्लस हुआ करता था, अब वो वापस माइग्रेंट घर चले गए तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल स्ट्रेन्स आई, जो नील जे स्मेल्सर बोलते हैं, वहाँ वापस गए तो। यस, और आगे बढ़ते हैं। वो हाँ बोलो। नहीं कुछ। अच्छा, और इससे आगे जाए तो कहीं ब्रेकडाउन ऑन फैमिलीज पे इंपैक्ट आएगा क्या? वुमेन्स की वनरेबिलिटीज पे इंपैक्ट आएगा क्या? हाँ, वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला ठीक है। वो तो चाइल्ड लेबर बढ़ेगा क्या? हाँ, बिकॉज ठीक अर्निंग है। मेंबर का। आगे भी चलते हैं, चाइल्ड मैरिजेस भी बढ़ सकती है क्या? हाँ क्या बच्चों के एजुकेशन पे इंपैक्ट आएगा क्या? हाँ, वो पॉइंट तो मैंने इंक्लूड कर लिया था और कितनी सोशियोलॉजी लिखोगे फिर? कि हाँ, अभी तो मुझे तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट बताए और आपने बोला कि ये भी इंक्लूड किया, ये भी इंक्लूड किया। यू जस्ट सेड मी 2 पॉइंट्स। नहीं ये एजुकेशन और डोमेस्टिक वायलेंस तो जीएस के पेपर में भी मतलब लिखते हैं ना। हाँ, तो जीएस के पेपर में तो हम सिविल सोसाइटी भी लिखते हैं, फिर आपको उस टाइम सोशो के अंदर वैसा क्यों नहीं लगा? मतलब मैं चाहती थी कि थोड़ा अलग लगे, कि लगे सोशियोलॉजी नहीं लगेगा, आंसर है। प्रेजेंटेशन अलग होगी ना सोशो में, पॉइंट्स तो कहीं सेम ही रहेंगे, मतलब टॉपिक्स तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो चेंज नहीं कर सकते माइग्रेंट्स पे। अलग कैसे रहेंगे? आपको अलग बताता हूं। व्हेन अ पर्सन माइग्रेट्स, नॉट अ पर्सन माइग्रेट्स बट एंटायर कल्चर माइग्रेट्स। कैन आई से दैट? टिली का एक कॉन्सेप्ट है जो माइग्रेशन भी शायद अभी आपका नहीं हुआ है, बट येट माइग्रेशन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लॉजिकली लिखा भी जा सकता था। The rise of COVID and the challenges which is created specifically impacted more, although the impacts were universal, but the impact of COVID and the crisis it created is much more stronger on the sections which can be considered as lumpen proletariats. Lumpen proletariats word पढ़ा था ना मार्क्स में? यस सर। यूज क्यों नहीं किया? अंडर क्लास पढ़ा था आपने, रुंसी मैन का 8 क्लासेस यस यस सर। यूज कर सकते थे। हाँ, इंपैक्ट चेंज नहीं होगी, चेंज क्या होगा? द वे यू प्रेजेंट। बिकॉज सोशियोलॉजी में हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस आगे जीएस, जब पेपर 2 करूंगा, लैंड रिफॉर्म्स जीएस का टॉपिक है, लेकिन उसे सोशियोलॉजिकल लिखने का तरीका बड़ा अलग है। आई मीन इट्स नॉट द सेम थिंग विच वी राइट, बट लैंड रिफॉर्म जब लिखेंगे वो तो सेम ही रहेगा, सीलिंग लिमिट सेम रहेगा, लैंड होल्डिंग सेम रहेगा, वो तो सोशियोलॉजिकल नहीं होगा, उसकी एनालिसिस सोशियोलॉजिकल होगी। सीडीपी आएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, रूरल डेवलपमेंट आएगा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आएंगे, वो प्रोग्राम सोशियोलॉजिकल नहीं है, उसकी एनालिसिस सोशियोलॉजिकल होगी। अब मैंने आपको पहले भी सबको बोला है यहां पे कि सोशियोलॉजी का जब कोई ऐसा जीएस का क्वेश्चन आपको लगने लगे कि ये है, यू वुड ओनली सी कि आपको अपना सिलेबस फोकस में रखना चाहिए। बट आपने दोनों जो टॉपिक बोले, इन दोनों के आधे पार्ट हमने किए नहीं है। एक माइग्रेशन का सोशियोलॉजी अभी तक हमने नहीं देखा है, इनफॉर्मल लेबर का सोशियोलॉजी हमने नहीं देखा है। तो यस, सर्टेनली कुछ इश्यूज आ सकती है यहाँ पे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में, बट अगेन अगर पूरा पेपर 1 खत्म हो रहा है तो अभी तक वो सोशियोलॉजिकल एप्लीकेशन का थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग 30% तो अप्लाई होना ही चाहिए। हाँ क्लियर? हाँ, यस सर, मैं ट्राई करूंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ना आप सिर्फ वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में आंसर देखोगे तो कभी नहीं मिलेगा, और इस साल भी नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चंस आएंगे हाँ वो क्वेश्चंस उस चैप्टर से नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन 3-4 चैप्टर को कनेक्ट करके आते हैं। और ये मैंने चैप्टर किया था तब भी बोला था, डोंट एक्सपेक्ट स्लेवरी क्या है, फ्यूडल क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, वो तो अब शायद नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? सर, एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज फंक्शनल फॉर सोसाइटी। ओके, तो इसको जब हम शुरू कर रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन में हम इसको हायरार्की के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मत करना, वो खिचड़ी बन जाएगी आंसर में। अच्छा, क्यों बन जाएगी? और आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने का मतलब आपको डेविस एंड मूरे, मेल्विन एंड ट्यूमिन दोनों लिखना है। अब अगर 2 बड़े बड़े थिंकर लिखना है तो आपके पास स्कोप नहीं है, थोड़ा सा बाहर जाना टॉपिक का। सर
क्वेश्चन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फंक्शनल है कि नहीं, तो इसमें हाँ। उन दोनों की थ्योरी तो नहीं लिखेंगे ना। क्यों थियरीज लिखोगे आप? क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? कर दूं क्या आंसर? अरे जल्दी करो। Okay, social stratification refers to ranked arrangement of social groups based on certain evaluation of differences. Now, social stratification is perceived to be more egalitarian and open as compared to hierarchy since it allows greater mobility. Louis Domo contends that aim of stratified system is to end inequality and establish equality, Okay. unlike hierarchy which promotes status quo and inequality. So, Marxists perceived stratification as merely another form of inequality, indistinct from hierarchy, and according to them, egalitarian societies exist during primitive communism and can be established in coming times. Therefore, social stratification is dysfunctional and not inevitable. Structural functional theorists, they believe that stratification is a functional necessity and unconscious device which is inevitable for existence of society. They believe that it assists in fulfilling the functional prerequisite of society, value consensus, bracket में Parsons, effective role allocation, Davis and Moore, maintaining order and ensuring sustenance of society. The unequal rewards are essential to ensure that most skilled or capable people man the most important positions, which ensures collective welfare. Stratification is inevitable as no society which exists or is existing, which existed or is existing, is perfectly egalitarian. In primitive communism also, though class-based inequality was absent, physical strength and gender, as highlighted by Lenski and Malinowski, were still used to rank people. So social stratification can ensure upward mobility in society if equality of opportunity is provided. Yet, the system is not absolutely open since phenomena like elite self-recruitment and class ceiling exist. Stratification is a reflection of presence of inequality, yet it is acceptable when combined with meritocracy and ensures order in society and seldom leads to conflicts. लास्ट 2 पैराग्राफ अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप लास्ट बट सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो आपको रियलाइज हुआ कि थोड़ा और कंटेंट है तो आपने एक और पैरा ऐड किया. डिड दैट हैपन? क्योंकि ये दोनों पैराग्राफ में अलग अलग चीज बोल रहे हो आप, चीज वही बोल रहे हो, एग्जांपल अलग है. एक तरफ मेरिटोक्रेसी है. अब आपके आंसर में देखो क्या हुआ. आपको क्या पूछा गया, इनएविटेबल है कि नहीं? फंक्शनल पूछा है. इनएविटेबल है कि नहीं? फंक्शनल का मतलब क्या है? काम का है या काम का नहीं है. सिंपल. जरूरी है या जरूरी नहीं है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिबेट. क्यों इन, अब एग्जामिनर को क्या लगेगा यहां पे? आपने एज इट इज थियरीज लगा दी है वहां पे. अच्छा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पूरी थियरी इधर है, मार्क्सिस्ट का पूरा थियरी. आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्ट में क्यों मार्क्स लिखना था? सर मैंने हायरार्की वाली डिबेट से शुरू किया. हायरार्की तो पूछा ही नहीं है ना आंसर में. क्यों हम जाएंगे इक्वालिटेरियन, इगैलिटेरियन, हायरार्की, लुई डूमो, कार्ल मार्क्स? बिकॉज दे आर गुड स्कॉलर्स बट दे आर इररेलेवेंट फॉर दिस आंसर. इररेलेवेंट. आपको सिर्फ स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करना है. अच्छा है या नहीं है? अच्छा है कौन बोलता है? आपने लिखा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. बुरा है कौन बोलता है? मार्क्स लिख दो चलेगा. लेकिन मार्क्स ने स्ट्रैटिफिकेशन की बुराई नहीं की है, स्ट्रैटिफिकेशन की जगह इनइक्वालिटी की बुराई की है. तो टेक्निकली वो परफेक्ट फिट नहीं है. इसका परफेक्ट फिट कौन है? मेल्विन ट्यूमिन. क्यों है ये परफेक्ट फिट? ये डिसफंक्शनल बताते हैं बाय क्रिटिसाइजिंग अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट.
अब ये तो सिर्फ पार्ट ऑफ द थियरी है. इंट्रोडक्शन में डिफाइन स्ट्रैटिफिकेशन. फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में शो इट्स फंक्शनैलिटी. सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी में शो कि हाउ स्ट्रैटिफिकेशन हाउएवर कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एब्सोल्युटली फंक्शनल बिकॉज वी डू सी देयर एग्जिस्ट डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस. As in reality, we often see in a stratified society there exist. आपने जो एग्जाम्पल लिखा है, ग्लास सीलिंग, पिंकिफिकेशंस इन फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज, पावर रिलेशनशिप एक्सेट्रा. मेल्विन ट्यूमन में ऐड करो. अब दोनों पैराग्राफ जब ऐड करो तो दोनों पैराग्राफ में 4 लाइन में थियरीज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में उसका एप्लीकेशन होना चाहिए. जब आप लिख रहे हो डेविस एंड मूरे, इन कंटेम्प्रेरी टाइम वी कैन सी दैट the stratification has played a very important role in maintaining social order as it has helped in performing certain basic functional prerequisite. Bracket में लिख दो effective role allocation as advocated by Davies and Murray. In contemporary present society, it can be seen that it is the stratification in the society which is maintaining the order as the people accept the different forms of inequalities on the presumption that they would improve their positions when they reach to the right level of skills. However, this approach of stratification being considered as functional has been rejected by Marxist scholars such as Melvin Tumin, who opines that there is a difference between theory and practice, as in practice the very stratification has largely maintained the domination of dominants. This approach of Tumin today can also be seen in reality as we see that absolute mobility is not present within stratification. अब आती है conclusion. फंक्शनल है या नहीं है, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिबेट तो आपने मेंशन कर दी. Despite this overall debate existing on the functionality and dysfunctionality of stratification, more or less, the stratification today can be considered as having more functions than its dysfunctions. What ultimately exists is the stratification is manifestedly functional, but latently there are certain dysfunctional. Is this clear? Yes. पक्का? हायरार्की नहीं, डूमो नहीं, इनइक्वालिटी नहीं, मार्क्स नहीं. हाँ. ठीक है. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट गाइस. हेलो सर. हेलो. सर धीरेन. हाँ धीरेन बताओ. सर मतलब डाउट तो नहीं है सर. डाउट सर वो जुलाई का जो बैच का कल टेस्ट है ना, फर्स्ट टेस्ट होगा तो किस तरह से मतलब कितने बजे होगा और हम अगर आंसर लिख के देंगे तो आंसर्स आप आराम से दे सकते हो. आई थिंक आंसर के लिए वो कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है. आप आराम से 4-5 घंटे लिखोगे, अगले दिन भी दोगे, इट्स परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज एट ऑल. आई हैव केप्ट दैट लूप ओपन कि आप जब चाहो आराम से सबमिट करो. बट मेरा सिर्फ एक रिकमेंडेशन है धीरेन, डिस्कशन देखने से पहले आंसर राइटिंग कर लेना. आप कल देना हो या परसों देना है, परसों दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन टेस्ट आपको कल विजिबल हो जाएगा. ये नहीं करेंगे धीरेन के टेस्ट पेपर देख लिया, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ लिया और उसके अकॉर्डिंगली लिख दिया. वो आपके लिए कोई फ्रूटफुल एक्सरसाइज नहीं है. ठीक है, तो यू कैन सबमिट वेन एवर यू वॉन्ट. हाँ, एनीथिंग एल्स धीरेन? ठीक है, परफेक्ट. नेक्स्ट गाइस. डन. हेलो हेलो, कुछ और हैंड रेज है? लेट मी जस्ट चेक. आंचल, दैट्स इट. आई थिंक आई कैन ओनली सी आंचल हियर. ओके फाइन. आंचल, आंचल आपकी वॉइस नहीं आ रही है बच्चा. हेलो. यस सर. हाँ, आपका हैंड रेज था. यस सर. हाँ सर एक्चुअली मेरा कोई ऐसा डाउट नहीं है. मेरा ना जो बैच है वो मंडे को खत्म होने वाला है. अच्छा, आप मंडे वाले, ठीक है, ओके ठीक है. तो फिर मुझे तो ये पूछना है कि उसके बाद जो हमारे टेस्ट है, हाँ. जो हम क्वेश्चन लिखेंगे तो उसको इवैल्यूएट कैसे करें? अभी आपका टेस्ट, सारा टेस्ट खत्म हो गया है क्या? जी सर, मेरे बैच में टेस्ट नहीं थे. अच्छा, वो उस टाइम टेस्ट नहीं थे. ओ देखो, ओनली ऑप्शन विच आई हैव राइट नाउ इज वो सोशियोलॉजी आंसर राइटिंग वाला ग्रुप, जिसके अंदर मैं कभी कभार पेपर चेक कर लिया करता हूँ. अब बार बार बोलने में मुझे शर्म आने लगी है. कभी कभार पेपर चेक कर लिया करता हूँ. तो दैट्स द ओनली थिंग विच आई कैन डू हियर. ओके सर. और सर आपके कोई रिसेंट टेस्ट सीरीज नहीं आने वाली है? अभी मुझे पता नहीं है इसके बारे में, बिकॉज दैट इज समथिंग, एक बार मेंस हो जाए तब, दैट इज परसों के बाद में देखेंगे ये आएगी कि नहीं आएगी. बट जस्ट डे बिफोर दे, आई मीन राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट. ओके सर. और सर मतलब आंसर वैसे तो मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लिखे भी जा रहे हैं, बस एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि
हमें ना सही से जो जो स्ट्रक्चर होना चाहिए या फिर जो एक्चुअली level आंचल, मैं बिलीव नहीं करोगे आप, मैं खुद चाह रहा हूं कि कुछ ऐसी चीज हो जहां पे सिर्फ आंसर राइटिंग हो सोशियो की, बिकॉज प्रॉब्लम सबसे बड़ी वहीं पे आ रही है। आंसर राइटिंग पे चीजें सेट बैठ गई, सब सेट बैठ गया। अब दिस इज समथिंग, अब वो थॉट नहीं आ पा रहा है, वो टाइम नहीं निकल पा रहा है, वो एनर्जी नहीं बच पा रही है कि एक बार सिर्फ मतलब ऐसा हो कि वीक में 4 दिन सिर्फ आंसर राइटिंग हो। गॉड डैम, मतलब उस लेवल पे होनी चाहिए आंसर राइटिंग। अब थोड़ा टाइम दो, अगर कुछ दिमाग में आता है, कुछ होता है, मैं करूंगा जरूर। विद इन 1 मंथ आई विल डेफिनेटली डू समथिंग जहां पे एब्सोल्युटली आंसर राइटिंग में फोकस होगा और मेरा पर्सनल फोकस होगा, नथिंग लाइक हियर एंड देयर मेंटर्स एंड अदर थिंग्स। आई वांट टू गेट टू दिस नॉच, दैट्स ओनली वीक पॉइंट व्हिच इज रिमेनिंग टू माय स्टूडेंट्स नाउ। हाँ, यस सर। तो सर एक ना, जैसे हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेज होती है कोई आंसर लिखने की। जैसे अब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो हमें समझ आ गई है कि ऐसे ऐसे राइट, होता है कि राइट, एक तो एप्लीकेशन करके किसी हाँ, और की थ्योरी को इलैबोरेट करके अपने परफेक्ट, क्वेश्चन में फिट कर देना। परफेक्ट, और एक है कि वही थ्योरी बस ऐसे ही सेम सेम लिख दो, कभी है ना। कभार, हाँ, कहाँ कभी कभार, और एक जो कनेक्शन करके सिलेबस से कनेक्शन करके, जैसे परफेक्ट। हाँ सर, तो वो समझ नहीं आता। कई बार ये होता है ना कि क्वेश्चन में हम कौन सी अप्रोच लगाएं जो हमारे क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा दिखाएगी। अगर आपके पास तीनों अप्रोच है, तब आपके पास प्रॉब्लम आती है ये कि कौन सा करूं मैं। अगर मैं बोलूं कि इन तीनों में सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सा है, तो एप्लीकेशन वाला सबसे बेस्ट है, जहां पे आप सिलेबस को अप्लाई करो रेदर देन थिंकर्स को अप्लाई करो। बिकॉज एप्लीकेशन में योर लेवल ऑफ आंसर वुड बी मच मोर शोइंग योर ट्रू नेचर। तो अगर तीनों अप्रोच है तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन पे जाओ, थिंकर्स पे मत जाओ। और अगर आपके पास एक ही अप्रोच है तो कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं बच जाता है यहाँ पे, बिकॉज आपको लिखना ही पड़ेगा वो। ये तो सर, मैं एक बार मैंने ना ये जो पैट्रियार्कल वाला क्वेश्चन था ना कि ऑल रिलीजन्स आर पैट्रियार्कल, मैंने इसमें ना मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स यूज किया। क्या ये एप्लीकेशन है या इंटरकनेक्शन है सिलेबस का? कौन सा, पेट्रियार्की एंड रिलीजन वाला पार्ट? यस सर, उस क्वेश्चन में मैंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो मैक्स वेबर ने दी थी थ्योरी। लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये आएगी ना, वेबर ने कभी जेंडर का नहीं बोला, आपने कैसे अप्लाई किया इसको? मैंने सिर्फ ऐसे अप्लाई किया, जैसे मैंने लिखा है कि देयर आल्सो एग्जिस्ट सम रिलीजन व्हिच शोज पैट्रियार्कल नेचर फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ मैन। वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऑफ मैक्स वेबर अकॉर्डिंग टू व्हिच the salvation is related to the economy or money power. Since men have freedom to work outside and ओ फ्लॉलेस एप्लीकेशन यार, बहुत जबरदस्त। आपने अगर आंसर में नोट किया तो एक चीज देखी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने वेबर बोल रहे हैं ये नहीं लिखा है, ऑफ रियली गुड एप्लीकेशन, सुपर। मतलब सर इस टाइप से हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये तो बहुत फ्लॉलेस है, ये नेक्स्ट लेवल है। मेरे खुद के दिमाग में नहीं है प्रोटेस्टेंट एथिक यहाँ पे कि अच्छा इस तरीके से कि मेन का एम्पावरमेंट बताया जा सकता है, जिसके अंदर मेन के पास ही फ्रीडम था बाहर जाके काम करने का। रियली फैंटास्टिक। ओके सर, और सर मैंने जैसे आपका पिछला डिस्कशन भी सुना था इस क्वेश्चन पे, तो आपने ज्यादातर ना जैसे नंबर ऑफ रिलीजन्स को डिस्कस किया था, जैसे हाँ। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म है। तो मैंने अपने क्वेश्चन में ज्यादा रिलीजन को यूज नहीं, ज्यादा मैंने इसलिए किया आपको कि आपके पास कोई से कंटेंट तो रहे, ये नहीं है सारे फिट करने हैं वहां पे। मेरा यहाँ पे एटलीस्ट मॉरल ड्यूटी है कि आपके पास 4 एग्जाम्पल रहे जिसमें 2 भी फिट हो जाए, वेल एंड गुड है। बट अब इसके अंदर एक पॉइंट, अब इस पॉइंट में मैं ज्यादा रिलीजन क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं? आज भी किसी स्टूडेंट ने पूछा, एक रीजन है ज्यादा पॉइंट स्ट्रेस करने का, इसने बोला है आर ऑल वर्ल्ड रिलीजन। अब ऑल वर्ल्ड रिलीजन जब बोला जा रहा है तो आपको थोड़ा मल्टीपल डायमेंशन रखना पड़ेगा कि कोई अलग अलग जगह से रिलीजन उठानी पड़ सकती है, कि मे बी आप चाहे ताओइज्म की बात करो, कन्फ्यूशियज्म की बात करो, इस्लाम की बात करो, या फिर हिंदुइज्म की बात करो, आपको थोड़े से ब्रॉड रखने पड़ेंगे। प्रिमिटिव से कुछ उठाना पड़ सकता है, मॉडर्न से कुछ उठाना, तब क्या वैरायटी है आपके आंसर में। अगर हम सिर्फ हिंदुइज्म पे डिस्कस कर दें तो एक ही रिलीजन का एग्जांपल हुआ, वर्ल्ड रिलीजन नहीं हुआ। वो क्वेश्चन फिट होता है, इज हिंदुइज्म पैट्रियार्कल? दैट वाज द ओनली रीजन आई एम स्ट्रेसिंग कि इसमें थोड़े ज्यादा रखो रिलीजन के एग्जांपल। ठीक है, ओके गाइस। हाँ बताओ। एक प्रॉब्लम मुझे ये आ है कि जो हमें जो है ना, जो थिंकर्स हैं उनके नाम नहीं याद होते, पर उनकी बोली हुई बातें याद रहती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम दिमाग में बैठा के रखी है आपने, और अभी भी बैठा के रखी है, पता नहीं है 5 महीने भी नहीं निकली, कब निकलेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है वो।
नाम नहीं, थॉट यूज होना चाहिए आपके पास सिर्फ, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। डजंट मैटर आपको नाम आता है कि नहीं आता है, ठीक है? थैंक यू गाइस, टेक केयर गाइस, टेक केयर। एक्चुअली सर, अरे गाइस मैं डाउट सेशन बंद कर दूंगा लिटरली अब। ओके सर। अरे मैं यार, रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर आंसर राइटिंग का भी आप जो बोल रहे थे ना सर, हाँ तो वो प्लीज उनके लिए भी याद रखना, मतलब जो वर्किंग कैंडिडेट। अरे पक्का यार, सी धीरेन राइट, यस यस, एक मैं 100% विद इन 1 मंथ आई वुड स्टार्ट समथिंग, चाहे मुझे घर पे बैठ के लेनी पड़े, कि 4 दिन हफ्ते में आंसर राइटिंग होनी चाहिए। किसी का डाउट नहीं लूंगा मैं, सिर्फ आंसर राइटिंग कराऊंगा, नो डाउट सेशंस एंड अदर थिंग्स, सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस होना चाहिए। करूंगा, बट जस्ट गिव मी सम टाइम, आई डोंट हैव एनी प्लान राइट नाउ, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं फिलहाल इसके ऊपर, बट विल डू इट धीरेन, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू।